वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया का चैप्टर 6 जो कि होगा दिल्ली सल्तनत के ऊपर। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत था ना, इसमें स्पेशली जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे वो ममलूक डायनेस्टी या फिर जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं ना, जो मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी जो डायनेस्टी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो पीरियड रहेगा ये स्टडी का वो रहेगा 1200 से लेकर के 1400 AD तक का। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक्स आएगा वो आएगा कि किस तरीके से ये जो मोहम्मद गौरी हैं और उनके जो भी यहाँ पे जो भी कह सकते हैं कि सुल्तान्स रहेंगे दिल्ली सल्तनत में, उन सब के द्वारा जो एफ़र्ट्स डाले गए एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की एस्टेब्लिश करने में, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, तो एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की रहे ताकि कंट्रोल बढ़िया रहे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा थे इल्तुतमिश, जो सुल्तान बने ना 1210 से लेकर के 36 तक, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो दिल्ली सल्तनत की क्वीन थी। फिर हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में कि बलबन कौन थे, उनके एरा में क्या क्या हुआ। फिर हम लोग पढ़ेंगे मंगोल और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो प्रॉब्लम रहा है इंडिया का, तो इस है ना 1200 से लेकर के 1400 के बीच में किस टाइप का प्रॉब्लम रहा है, स्पेशली फोकस रहेगा हमारा मंगोल्स के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग जानते हैं मंगोल का जो इन्वेजन है वो स्टार्ट हो चुका है। पूरा जो चाइना है और सेंट्रल एशिया यहाँ तक यूरोप तक फैला हुआ है, तो इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंटरनल रिबेलियंस थे दिल्ली सल्तनत में वो क्यों हुए, उनको कैसे दबाया गया। साथ में हम लोग देखेंगे किस तरीके से दिल्ली सल्तनत ने अपने टेरिटरी को कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अपना पहला टॉपिक है वहाँ से। तो हमारा पहला टॉपिक है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्की। हम लोग देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है शुरू में हम लोग देख रहे हैं कि उसके अंदर कई तरह के है ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, साथ में जो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे हैं सेंट्रल एशियन रीजन से, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, उसको है ना, इसके अलावा जो रिबेलियंस हो रहे हैं, जितने भी राजपूत रूलर्स को सबऑर्डिनेट किया गया, हरा कर उनको शामिल किया गया। ठीक है, और जितने भी चीफ्स रहे हैं, ज़मींदार हैं, उन सब की वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारे के सारे इन सब के है ना खिलाफ दिल्ली सल्तनत को मेंटेन करना पड़ा है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जब मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली की गद्दी पे उनको बैठाया गया, ठीक उसी टाइम पे उनके एक दूसरे स्लेव थे यल्दूज। देखिए स्लेव्स, अब सोचिए कि स्लेव को क्यों गद्दी पे बैठा रहे हैं। देखिए स्लेव कई टाइप्स के होते हैं ना, एक जो होता है डोमेस्टिक के लिए, जो डोमेस्टिक वर्क्स हैं घर का काम करने के लिए, वो स्लेव अलग। ये वॉरियर स्लेव्स हैं, कुछ स्लेव्स को ट्रेन दे करके पर्सनल बॉडीगार्ड या है ना इस टाइप से उनको फ़ौज में शामिल किया जाता है, तो वो ज़्यादा लॉयल रहते हैं ख़ासकर। तो ये दोनों जो यल्दूज और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये दोनों जो थे वो वॉरियर स्लेव थे, वो स्लेव जिनको वॉरियर बनाया गया। ठीक, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने यहाँ दिल्ली की गद्दी पे बैठाया, और जो दूसरा स्लेव था उनका यल्दूज, उनको गजनी में बैठाया गया। ठीक है, तो वो गजनी के रूलर बने। तो यल्दूज जो थे, यल्दूज ने ये क्लेम किया कि मैं ही असल में राजा हूँ, दिल्ली का भी कंट्रोल जो है ना वो भी मेरे ही अंदर आता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किए, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली सल्तनत का जो लिंक था गजनी से, उसको तोड़ दिया। तो गजनी के साथ सल्तनत का लिंक टूटने से क्या हुआ कि जो इंडिया है, इंडिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो अब है ना सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक ही रह गया। इंडिया को ज़बरदस्ती ना सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में या कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं डाला गया। अगर मान लीजिए यल्दूज को यहाँ का कमान दे दिया गया होता कि ठीक है आप यहाँ के भी रूलर हैं, तो वो यहाँ के भी रिसोर्सेज को यूज़ करते, जो सेंट्रल एशिया में जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उनके नेबरिंग एम्पायर्स के साथ, उसमें इंडियन रिसोर्सेज, इंडियन मेन को यूज़ किया जाता। तो इससे क्या होता कि इंडिया का लॉस ही होता।
तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि इंडिया बेमतलब का सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में इंटर नहीं हुआ, और सल्तनत को इससे ये फ़ायदा हुआ कि सल्तनत अपने है ना अपने इंडिपेंडेंट लाइंस पे ग्रो किया, कि जो वो चाह रहे हैं उस हिसाब से ग्रो होगा। वहाँ जो चाह रहा है बैठा गजनी में बैठ के जो चाहेगा वो नहीं होगा। हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम की बात हो गई, जो स्ट्रॉन्ग मोनार्की का जो भी स्ट्रगल चल रहा है वो वहाँ से स्टार्ट होता है और आगे तक चलता है। ठीक, हम लोग ये देखते हैं कि इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती? जब वो शौगन खेल रहे थे, शौगन जो होता है वो पोलो है, इंडियन पोलो ना, शौगन खेल रहे थे 1210 AD के अराउंड, वो अपने घोड़े से गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनसे चोट लगती है, उन्हीं से उनकी मौत हो जाती है। ऐबक के बाद जो राजा बनते हैं वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे वो ऐबक के दामाद थे, सन इन लॉ थे, और उनको गद्दी पे बैठने के लिए जो ऐबक के जो बेटा थे उनको हराना पड़ा था। ठीक, क्योंकि ऐबक के जो बेटा थे वो उतने कह सकते हैं कि योग्य नहीं थे गद्दी पे बैठने के लिए, तो उनको इल्तुतमिश ने आराम से हरा दिया और गद्दी अपने उस गद्दी पे खुद बैठ गए। अब इस सक्सेशन के टाइम पे, जिस टाइम ये लड़ाई चल रही होगी, जब वो राजा बनने के लिए लड़ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि तुरंत आज कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, कल लड़ाई हुई, परसों से रेडी। इस बीच में काफ़ी टाइम गुजरा होगा ना, ये जो सक्सेशन का पावर है इसकी लड़ाई में बहुत टाइम गुजरा होगा। तो इस टाइम पे जो अली मर्दान खान है उसने अपने आप को बंगाल और बिहार का किंग घोषित कर दिया। ठीक उसी के पैरेलल कुबाचा जो है, वो कुबाचा ने, ये ऐबक का एक नौकर था, ठीक, कुबाचा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और मुल्तान और है ना जो मुल्तान रीजन था, पूरा का पूरा प्रोविंस एक तरह से उस टाइम पे समझ लीजिए दिल्ली सल्तनत का ना, उस वहाँ अपने को वहाँ का राजा बता के उसको मुल्तान को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और लाहौर और पंजाब के एरिया अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए दो हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसी टाइम पे जो कलिंजर, ग्वालियर और जो ईस्टर्न राजस्थान के जो एरिया में जितने भी राजपूत थे जिनको हरा करके सबऑर्डिनेट बनाया गया था, उन्होंने भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, क्योंकि ऐबक का डेथ हो चुका था और यहाँ पावर स्ट्रगल चल रहा है। ठीक इसी टाइम पे, सेम यही पैरेलल टाइम पे देखिए बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, ख्वारिज़्म एम्पायर जो है उसने गजनी को हरा दिया, मतलब यल्दूज का सफाया और गजनी ख्वारिज़्म एम्पायर के अंदर। ठीक है, और वो बढ़ते बढ़ते इंदस तक आ गए, दैट मीन्स कि इंडिया के गेट पे, मतलब समझ लीजिए, क्योंकि जनरली वही गेट था, उधर से ही आया जाया करते थे लोग, तो वहाँ तक पहुँच गया। अब देखिए इतने सारे ना दिक्कतों के बाद इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत है ना किस तरीके से वो दिल्ली सल्तनत को स्ट्रॉन्ग करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इल्तुतमिश ने जैसे ही गद्दी संभाली, उसने सबसे पहले है ना वो लाहौर को कब्ज़ा किया। लाहौर को कब्ज़ा करने के बाद कुबाचा को हराया और मुल्तान से भगा दिया। मुल्तान और जो उच्च का रीजन था वो भी अपने अंडर ले लिया, क्योंकि ये जो रीजन था, क्योंकि ख्वारिज़्म एम्पायर इंदस तक आ गया था जीतते जीतते, तो अब इस चीज़ को सेट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो नॉर्थ फ्रंटियर रीजन है वहाँ पे अपना राज होना बहुत ज़रूरी था। तो इल्तुतमिश सबसे पहले उसी रीजन को अपने अंडर ले लिया। अब देखिए क्या होना, इसी के पैरेलल जो है मंगोल इन्वेजन हो जाता है और ख्वारिज़्म एम्पायर को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो अब क्या है कि जब मंगोल जो है ख्वारिज़्म एम्पायर को ख़त्म करने के बाद फिर और किसी एक्सपीडिशंस में लगे रहते हैं, तो इधर क्या है, दिल्ली सल्तनत जो है इधर तब तक के लिए सुरक्षित है। यहाँ से होने के बाद है ना ये रीजन इस, अब देखिए पैरेलल चल रहा था, कुबाचा को हरा रहे, उधर मंगोल इन्वेजन हो गया है ख्वारिज़्म में, ये सारा चल रहा था। जैसे ही इस रीजन को सिक्योर किया इल्तुतमिश, उसके बाद वो बंगाल और बिहार की तरफ ध्यान दिया, और इवाज़, यहाँ पे जो इवाज़ जो थे है ना, उन्होंने एक सुल्तान गियासुद्दीन का टाइटल ले लिया। अब देखिए सुल्तान गियासुद्दीन का टाइटल लेने के बाद लोगों को समझ में नहीं आया कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। इसका भी बहुत है ना कह सकते हैं कि एक कहानी है कि किस तरीके से मतलब ये एक हंगामे के बीच में एक राजा उभर जाता है। अब हुआ क्या ना कि इवाज़ जो था बहुत ही जनरस रूलर था। जनरस रूलर होने की वजह से लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक, अब इवाज़ इंडिपेंडेंस है ना एज्यूम करने के बाद उसने अपने जितने भी नेबर्स थे उनको रेड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सेनाज जो थे वो ईस्ट बंगाल पे राज कर रहे थे, तो उनके सिटीज़ को रेड करना स्टार्ट कर दिया। उड़ीसा और कामरूप जो है वो असम का रीजन है, वहाँ पे जितने भी हिंदू स्टेट्स थे उनको भी रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 1226 और 27 के अराउंड इवाज़ को जो है हरा दिया गया और
उनको एक बैटल में हरा दिया गया, ठीक है, जो लखनौती के आसपास हुआ था इल्तुतमिश के सन के द्वारा। हुआ क्या ना कि इवाज़ को जैसे ही इल्तुतमिश इवाज़ को हराने के लिए सेना लेके गया, तो इवाज़ जो है वो घुटना टेक दिया कि ठीक है हम आपके अंदर हैं। जैसे इल्तुतमिश वापस गया तो जो इवाज़ था वो वापस से अपना इंडिपेंडेंस बोल दिया कि हम तो इंडिपेंडेंट है भाई, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया टाइप से कहानी है ना। तो इस बार क्या हुआ कि इल्तुतमिश के बेटा जो है वो आए और फिर उसको साफ़ कर दिया। लड़ाई हुई लखनौती के पास और वहाँ पे लड़ाई में हरा दिया गया इवाज़ को और इवाज़ की डेथ हो गई, ठीक। तो ये रीजन जो बंगाल और बिहार का रीजन था ये भी अब दिल्ली सल्तनत के अंदर वापस आ गया, रिकवर हो गया। इल्तुतमिश इसी के साथ साथ मेवाड़ के रीजन में भी गए, उस साइड भी ग्वालियर, बयाना, रणथंभौर और जलोर का रीजन को अपने अंडर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन पूरा मेवाड़ कंप्लीट नहीं हो पाया, मेवाड़ से उनको रिट्रीट करना पड़ा, ठीक है, वापस आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे चालुक्याज आर्मी जो थी वो ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो चालुक्याज आर्मी के डिफीट के कारण ये वापस आ गए। तो ये जो मेवाड़ का एक्सपेडिशन था ये कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि अब क्या हुआ ना कि मेवाड़ पे जब हमला किए तो हुआ क्या कि जो मेवाड़ का कैपिटल था नागड़ा, वहाँ हमला किए तो लड़ाई कर रहे थे, उसी बीच जो गुजरात की आर्मीज थी वो आ गई। अब जो नागड़ा पे जो रूल था मेवाड़ के रीजन में वो था राणा का। अब राणा की जब हार होनी निश्चित दिखने लगी तो जो चालुक्यास थे उन्होंने अपनी आर्मीज भेज दी। इस वजह से इन लोगों को हार मिल गया और ये लोग वापस आ गए, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने अब क्या किया कि अब चालुक्यास के ही तरफ, जो गुजरात के रूलर्स थे उनके ही तरफ एक्सपीडिशन डाल दिया, मतलब उन पे ही अटैक कर दिया। लेकिन ये अटैक फेल हो गया, क्योंकि चालुक्यास की आर्मी जो है वो बड़ी ब्रेवली लड़ी और जो इल्तुतमिश का जो अटैक था वो वहाँ पे फेल हो गया। ये सब होने के बाद ना जब एंड आया इल्तुतमिश का, समझ लीजिए कि रेन ख़त्म हो गया, तो इल्तुतमिश ने अपने लास्ट ईयर्स में, उनको पता था कि मेरा कोई भी बेटा जो है इस लायक नहीं कि गद्दी संभाले, तो उन्होंने अपने जो बेटी थी रज़िया उनको नॉमिनेट कर दिया आयर अपरेंट, मतलब अब युवरागी समझ लीजिए कि मेरे बाद जो राजा का पद होगा वो ही संभालेगी, ठीक है, क्योंकि उसे लगता था ये सबसे वर्दी है और ये सबसे काबिल है इसलिए। लेकिन आपको पता होगा कि लड़कियों को एज ए रूलर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हो सकता था कि इल्तुतमिश के बाद उनको नहीं माना जाए, तो इसलिए इल्तुतमिश ने जितने भी उस टाइम पे थियोलॉजिस्ट थे, कह लीजिए कि जो मौलवी मौलाना सब हो गए, उनको बुलाया, जितने भी उनके पॉलिटिकल सलाहकार सब थे सबको बुलाया, अपने वेसल्स को बुलाया और सबकी तरफ से जो है वो लॉयल्टी मांगी कि आप सब वादा करें कि मेरी बेटी के लिए ऑब्लाइज्ड रहेंगे, आप सब मेरी बेटी के लिए लॉयल रहेंगे। सब ने फिर माना भी। अब देखिए क्या है कि रज़िया ऐसा नहीं कि जो है पर्शियन, अगर आप कहानी देखिएगा, क्योंकि ये लोग जो है टर्किश और पर्शियन रीजन से आए हुए हैं, तो पर्शियन रीजन में भी और इजिप्शियन जो रीजन है, ईरान और इजिप्ट का जो रीजन है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी क्वींस ने रूल किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा कई सारी क्वींस जो हैं एक रीजेंट की तरह भी रूल करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बेटा छोटा है, कम एज का है, तो वो एक्चुअली में वो पावर में नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि ऑफिशियली पावर में नहीं, ऑफिशियली राजा तो उनका बेटा ही होगा जो छोटी उम्र का है, लेकिन सारा का सारा फंक्शन वही करती हैं, तो इसको रीजेंट कहते हैं। तो रीजेंट की तरह भी रानियाँ रूल करती हैं। लेकिन ये पहली बार यहाँ पे देखा जा रहा है कि रज़िया जो हैं ये यहाँ पे रूल कर रही हैं। रज़िया से पहले भी इंडिया में क्वींस रही हैं, जैसे कि आपको पता होगा रुद्रमा देवी हैं, साथ में एक कश्मीर की एक रानी थी जो अपने आप को दिद्दा बोलती थी। उनके क्वाइंस से पता चला है कि उनके क्वाइंस पे नाम दिद्दा लिखा हुआ, दिद्दा वर्ड आता है, आपको पता है दीदी से आया है, तो वो हो सकता है कि वहाँ के लोग उनको दीदी की तरह से, जो एल्डर सिस्टर है उनकी तरह से ट्रीट किया करते। तो ऑलरेडी इंडिया में ऐसा नहीं कि क्वींस नहीं रही हैं, क्वींस रही हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली सल्तनत में जो है वो एज ए क्वीन पहली बार रज़िया सुल्तान देखने को मिलती हैं हम लोगों को। देखिए नाम इनका रज़िया था, सुल्तान ये बनी है। तो हालांकि इनका रूल बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, 1236 से लेकर के 1239 तक ही रहा है, 3 साल का ही एक तरह से रूल रहा है। लेकिन इस बीच क्या होना कि यहाँ से जैसे ही रज़िया सुल्तान जो है बनती हैं, वहाँ से जो स्ट्रगल है एक मोनार्की का
और जो चीफ्स हैं, टर्किश चीफ्स, जिनको चहलगानी कहा जाता है या द 40 कहते हैं हम लोग, है ना। तो चहलगानी और जो मोनार्क है उसके बीच में एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से ही, और यहाँ से देखते हैं फिर एंड जो है वो बलबन तक जाके ख़त्म होता है। फिर बलबन के बाद भी वो पावरफुल हो जाता है। तो रज़िया जो हैं ये बहुत ही बोल्ड लेडी हैं, बहुत ही बोल्ड क्वीन हैं। उन्होंने कोर्ट में बिना फेस पे नकाब पहने, जो उन लोगों का अपैरल होता है, समझ लीजिए कि जो फेस पे एक पर्दा रखना होता है, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो फीमेल अपैरल पहनना एकदम डिस्कार्ड कर दें कि नहीं, मैं होता है ना कि मैं गाउन पहन के रहना, ये सब कुछ नहीं। तो उन्होंने एक किंग की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत ही समझ लीजिए कि एकदम पूरे रॉब के साथ कोर्ट में बैठती थी बिना फेस ढके, है ना। वह उन लोगों से, जितने भी कोर्ट में दरबारी सब थे, सबसे उनसे वैसे ही बात करती जैसे किंग करता, ठीक है। यहाँ तक कि वो शिकार भी करती हैं और जो आर्मी है उसको लीड भी करती हैं वॉर में। तो एक प्रॉपर जो एक राजा होता है, ठीक उसके तरह बिहेव करती थी। इनका जो जब ये राजा बनी तो इनके राज में रिबेलियन भी हुआ, जैसे कि जो वज़ीर था, है ना, निज़ामुल मुल्क जुनैदी नाम था। तो निज़ामुल मुल्क जुनैदी जो था, उन्होंने सपोर्ट किया एक रिबेलियन को, जिसको ऑब्वियसली रज़िया ने दबा दिया, और फिर निज़ामुल मुल्क को, है ना, छोड़कर भागना पड़ा। तो निज़ामुल मुल्क जो है वो छोड़ दिया, क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत ही छोड़ के भाग गया, क्योंकि फिर मार देती वो, ठीक है। इसके अलावा रज़िया जो है रणथंभौर में भी भेजी अपना फ़ौज, और उसको अपने कंट्रोल में लिया, राजपूत के कंट्रोल से, ठीक है। और पूरा जो उनका रीजन था, पूरा का पूरा जो किंगडम एम्पायर था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया। ये इनका अचीवमेंट था। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या कारण था कि उनका जो रेन है वो इतना कम साल का था। तो हुआ क्या ना कि उनका ये नहीं था कि ज़रूरी नहीं कि हम जो टर्किश चीफ्स हैं उन्हीं को वैल्यू देंगे, वो बस अपना एक लॉयल ग्रुप बना रही थी। तो इस चक्कर में एक याकूत खान थे जो कि एबिसिनियन थे, है ना, तुर्क नहीं थे, एबिसिनियन थे। तो इस एबिसिनियन जो नोबल था याकूत खान, उसको बहुत ही कह सकते हैं कि अपना बहुत ही करीबी, मान लीजिए कि जो है ऑफिशियल बना लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो टर्किश चीफ्स थे, है ना, जो टर्किश नोबल्स थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो रज़िया है, एक तो पहली चीज़ कि वो फेमिनिन जो मॉडेस्टी होता है ना, जो समझ लिए कि फ़ीमेल का जो एक रोल है ना, जो तरीका है, उन्होंने उसको वायलेट कर दिया, वो नहीं मानती हैं। इसके अलावा वो जो नॉन तुर्क नोबल है याकूत खान, उनसे बहुत ज़्यादा ही दोस्ती रखी हुई हैं, और बहुत ही, है ना, ऊपर का पोस्ट दे दिया, एक हाई ऑफिस दे दिया है। तो इन सब वजह से टर्किश नोबल जो है वो रज़िया के ख़िलाफ़ हो गए थे। तो हुआ क्या कि इसी बीच लाहौर में और सिरहिंद में रिबेलियन से स्टार्ट हो गया, ठीक। तो जो रज़िया थी वो अपना फ़ौज लेकर निकली दबाने के लिए इस रिबेलियन को। इधर क्या हुआ कि याकूत खान का इसी रिबेलियन के दौरान, है ना, याकूत खान का मौत हो गया, मार दिया गया याकूत खान को। तो फिर वो हुआ क्या कि रज़िया जो है वो वापस सिरहिंद की तरफ आने लगी, क्योंकि वो लाहौर गई हुई थी रिबेलियन को दबाने और याकूत खान सिरहिंद में थे। तो याकूत खान का क्या इस रिबेलियन में डेथ हो गया। तो जो ये रज़िया थी वो लाहौर से वापस आने लगी सिरहिंद की तरफ, ठीक है, इस डेथ का एवेंज करने के लिए, है ना, बदला लेने के लिए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि बीच में जो टबरहिंडा है, जिसको हम लोग, है ना, पिछले ही चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि भटिंडा का रीजन है, यहाँ पे उनको कैद कर लिया गया। जो कैद करने वाला जो कैप्टर था उसका नाम था अल्तुनिया, ठीक है। अल्तुनिया ने उन्हें कैद करके रख लिया। लेकिन क्या हुआ कि इस इम्प्रिजनमेंट के दौरान जो रज़िया थी उन्होंने अल्तुनिया का दिल जीत लिया, और फिर हो सकता है लालच दिया हो, ठीक है। इसके बाद जो रज़िया थी उन्होंने शादी का प्रपोज़ल दिया, और फिर शादी करने के बाद, क्योंकि हो सकता है वो ये लालच दिया कि देखो मैं तो क्वीन हूँ, मैं एक सुल्तान हूँ, ठीक है, मुझसे शादी कर लोगे, छोड़ दोगे तो हम लोग मिलकर राज करेंगे। तो हो सकता है इसलिए अल्तुनिया ने उनसे छोड़ दिया। फिर शादी हुई दोनों की, और फिर जो रज़िया थी उन्होंने दिल्ली पे दोबारा, है ना, दिल्ली को वापस अपने कब्ज़े में करने के लिए एक अटैम्प्ट किया। इस बीच क्या हुआ कि जो ये अटैम्प्ट किया है, जो लड़ाई की दिल्ली को वापस जीतने के लिए, इस बीच उनका डेथ हो गया, ठीक है। जब वो भाग रही थी, क्योंकि लड़ाई हारने के बाद जब वो वापस आने लगी तो जंगल में ही इनका, है ना, इनका जो है किलिंग हो गया, इनका डेथ हो गया। कुछ बैंडिट्स ने जंगल में इन्हें घेर लिया और फिर मार दिया।
तो इस तरीके से समझ लिए कि एक रानी की तरह वो जी और फिर एक रानी की तरह लड़ते लड़ते ही मर गई अपने हक के लिए, जो उनका हक था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एरा ऑफ बलबन 1246 से लेकर के 1287 तक। लंबा रेन रहा है बलबन का, और बलबन बहुत पावरफुल राजा भी था। राजा तो नहीं था शुरू में, इसका नाम था उलूग खान। ठीक है, ये इसका कह सकते हैं कि जो नेम है ऑफिशियल वो है गयासुद्दीन, जो ये अपने आप को बुलाता था वो था गयासुद्दीन बलबन। हम लोग इसी नाम से इसको जानेंगे, गयासुद्दीन बलबन। ओरिजिनल नेम इसका उलूग खान था। ये जनरली एक चीफ था, राजा नहीं था, एक चीफ था। तो हुआ क्या कि जब रज़िया का डेथ हो गया, रज़िया के डेथ होने के बाद जो है पावर के लिए, थ्रोन के लिए है ना स्ट्रगल हुआ। इसमें जो इल्तुतमिश के जो सन थे, जो बेटा थे नसरुद्दीन महमूद, उनको राजा चुना गया। ठीक, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद को राजा बनने में बलबन ने ही मदद किया था। तो जब नसीरुद्दीन महमूद जो है वो राजा बने तो बलबन को नायब या डिप्टी का रोल दे दिया गया। ठीक है, ये ऑफिस उनको मिल गया। अब इसकी वजह से अब ये अपने ऑफिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बलबन ने क्या किया, अपनी एक बेटी की शादी नसीरुद्दीन से कर दी ताकि अथॉरिटी जो है उनकी मेंटेन रहे। ठीक है, इस वजह से अथॉरिटी उनकी इंक्रीज़ हुई। ये देख करके बहुत सारे चीफ्स जो है वो जलने लगे। अब इस जलन में कई सारे चीफ्स जो हैं वो साथ में मिलकर एक जो कॉन्स्पिरेसी है वो अटेम्प्ट करते हैं, वो करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं 1253 में, और बलबन को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। बलबन को डिप्टी के पोस्ट से हटा दिया जाता है, और जो इमादुद्दीन रेहान है, ये एक इंडियन मुस्लिम थे, उनको बना दिया जाता है डिप्टी। अब ये सवाल आता है कि टर्किश पीपल जो हैं, जो टर्किश चीफ्स थे, वो किसी और को देख ही नहीं सकते थे हाई ऑफिस में जो नॉन टर्किश हो। तो आखिर एक नॉन टर्किश इंडियन मुस्लिम को किस तरीके से डिप्टी का पोस्ट मिल गया? हुआ क्या कि जब ये षड्यंत्र रचा जा रहा था तो आखिर किसको डिप्टी चुना जाए, इस चक्कर में जो टर्किश चीफ्स थे वो आपस में लड़ने लगे। तो सब ने मिलकर फैसला किया कि ठीक है, हम में से कोई नहीं होगा, वरना ये फिर से चलता रह जाएगा। तो इसलिए जो इंडियन मुस्लिम था इमादुद्दीन रेहान, उसको डिप्टी चुन लिया गया। ठीक है, लेकिन है ना 1.5 साल के अंदर अंदर जो है बलबन वापस अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा किए, कई सारे लोगों का, कई सारे चीफ्स को अपने साइड कर लिए। इसी बीच में मंगोल्स के साथ भी उनका कांटेक्ट हुआ। ठीक है, और बहुत सारे टैक्टिक्स को वो जाने। तो इनका जो साइड था, देखिए, एक हो गया इमादुद्दीन रेहान वाला साइड और एक हो गया बलबन वाला साइड। तो बलबन वाला साइड धीरे धीरे क्या हुआ, पावरफुल होता गया, जिसकी वजह से जो राजा थे, ठीक, जो राजा थे नसरुद्दीन महमूद, उनको हार मान लेना पड़ा और इमादुद्दीन रेहान को हटा करके बलबन को वापस से जोड़ना पड़ा, बलबन को वापस से वो पोस्ट देना पड़ा। लेकिन रेहान मानने वाला था नहीं, रेहान ने अटैक किया और इस लड़ाई में रेहान हारा और रेहान को मार दिया गया। बलबन मतलब वापस से पावर में आ गया। बलबन जब वापस पावर में आया तो बलबन ने सबसे पहले अपने सारे राइवल्स को धीरे धीरे साफ़ किया, है ना, चाहे तो फेयर मीन्स लगा के या फॉल मीन्स, है ना, मतलब सही अच्छे तरीके से या फिर धोखा देकर किसी भी तरीके से अपने सारे राइवल्स को ख़त्म किया और जो रॉयल इंसिग्निया था शत्र का, है ना, वो ऑब्टेन किया। इंसिग्निया जो होता है जनरली समझ लीजिए कोई साइन है या पोस्ट है जो दिखाता है उसके रैंक को। ठीक है, तो इसने इस रैंक को भी हासिल कर दिया। ये रैंक जो था ये एक समझ सकते हैं कि हाई पोस्ट हुआ करता था, उनको मिला करता था कि ये लॉयल हैं किंग के, इसलिए। ठीक है, ये दर्शाता था। तो उसने ये सारा चीज़ करने का दिया किया। लेकिन एक बात याद रखिए कि वो अपने आप को इतना पावरफुल होने के बावजूद, सुल्तान उसके सामने घुटने टेक दिया, लेकिन फिर भी उसने थ्रोन को, है ना, अपने नाम नहीं किया, मतलब वो थ्रोन पे नहीं बैठा अभी तक। ये जब, है ना, जो सुल्तान है नसीरुद्दीन महमूद, उनके डेथ होने के बाद जो 1265 में जो है ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, जैसे ये गद्दी पे बैठते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका एक स्ट्रॉन्ग, है ना, जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का एरा है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल रूलर रहे हैं। देखने को मिलेगा इस टाइम पे कि बहुत सारे जो एक्सपीडिशन कर रहे हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक, बलबन जो है वो, उनका जो सोच है ना वो बहुत ही हाई क्लास वाला, कहने का मतलब कि
सबसे पहले तो जब वो राजा बनते हैं तो वो अपना जो एक क्लेम है कि हाँ भाई हम हक रखते हैं इस राजा होने का, क्योंकि मेरा खून ही राजा का है ना, इस तरीके से वो कहते हैं कि जो किंग अफरस्याब थे, ईरान के एक लेजेंडरी हीरो हैं, लेजेंडरी किंग हैं। अब रियल है कि नहीं इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ लीजेंड है, ठीक है, मतलब एक कहानी है जो कि किसी न किसी राजा पे बेस्ड हुआ होगा ही। तो अफरस्याब हैं राजा ना, हम उनके डिसेंडेंट हैं। आपको पता होगा अफरस्याब जो है इसी के डिसेंडेंट जो है महमूद गजनी भी खुद को कहता था, ठीक। तो ये कह करके बलबन ने अपने क्लेम को स्ट्रेंथन किया, हाँ भाई हमारे खून में ही ऐसा है, ठीक। इसके अलावा ये मैंने पहले बोला कि बहुत है ना हाई फाई क्लास का ख्याल रख रहे हैं, तो ये जितने भी अपर क्लासेस थे, जितने भी नोबल्स का ग्रुप था, सिर्फ उसी को वैल्यू देते थे। तो जितना भी गवर्नमेंट पोस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ टर्किश लोगों को, भी हाई है ना ओहदे वाले लोगों को ही देते थे जिनका औकात ज़्यादा हो, ठीक है। जो निचला फैमिली था, जो निचला कह सकते हैं कि जो ग्रुप्स हुआ करता था, जो क्लास में नीचे हो, उन सबको ये बहुत घिन करते थे, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट पोस्ट है हाई क्लास लोगों को ही दिया करते थे, जो नोबल फैमिली से बिलोंग करता था सिर्फ उसी को दिया करते थे, जो नहीं करता था उसको नहीं देते थे। तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे हम लोग देखते हैं एक हिस्टोरियन है बरानी। बरानी कहते हैं बलबन के लिए कि बलबन ने ऐसा कहा था। अब ये पता नहीं कहाँ तक सच है कि नहीं है, लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है कि बलबन जो है वो कितना ना नफरत करते हैं नॉन तुर्क्स के लिए। बलबन तो उनका कहना है कि बलबन ने ये कहा था, बलबन ने, कि जब भी हम एक है ना बेस बॉर्न इग्नोबल है ना मैन को देखते हैं, समझ लीजिए कि नीच आदमी जिसका खून जो है, जिसका जो फैमिली हो निचला कैटेगरी का हो ना, जब भी हम उसको देखते हैं मेरा आँख जो है जलता है और गुस्से से हम जो है अपने तलवार की तरफ लपक पड़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम देखते हैं किसी निचली जाति को, निचले तबके के लोगों को, तुरंत में मन करता है कि इसको मार डालें। तो अब ये कहाँ तक सही है नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि जो बलबन था उसको बहुत ही ना घिन आता था जो नीचे की क्लास के लोग थे उनसे। क्योंकि बलबन एक बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो ये जो चीफ्स का जो चहलगानी था ग्रुप था, इसके पावर को ख़त्म कर दिया, है ना। इन सबको किसी को मार दिया, किसी को इल्ज़ाम लगा के जेल में डाल दिया, अलग अलग तरीके से पूरे के पूरे चहलगानी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया और मोनार्की के पावर को बढ़ा दिया, ठीक है। इसके लिए उनको एक बार अपना जो कज़िन है शेर खान, उनको भी मारना पड़ा, जहर दे दिया गया, ताकि ये जो चहलगानी का जो कहानी है उसका समाप्ति बहुत है ना शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए। क्योंकि चहलगानी जो है देखिए बहुत, अगर आपके चीफ्स लॉयल नहीं हैं और बार बार षड्यंत्र रचते हैं, तो इस वजह से आपका जो रूल है वो बढ़िया नहीं चलेगा, तो आपका किंगडम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए इसने क्या किया, अपने भाई को ही मारना पड़े, कज़न को मारना पड़े तो मार दो, है ना, लेकिन ये चहलगानी को साफ़ करो और मुझे सारा कंट्रोल चाहिए, ठीक। अब इसके साथ देखो ये बहुत ही दिमाग से खेला, इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना था, तो इसने अपने सारे जितने भी दुश्मन थे है ना कोर्ट में सबको साफ़ किया, और लोग इनको इसको सपोर्ट करें, इसको राजा माने, इसके लिए उसने जस्टिस है ना जो न्याय है, न्याय जो प्रोवाइड किया उसने बहुत ही एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी के साथ, कि मतलब कोई भेदभाव नहीं, कितनों ऊपर के क्लास का आदमी हो, कितनों नोबल फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर उसने गलत किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। कई सारे जो नोबल्स हैं, कई सारे गवर्नर या गवर्नर से के जो रिलेटिव्स हैं, भले ही अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसने गलती किया है, जैसे कि बहुत सारे गवर्नर के जो जैसे पिता हैं या फिर मान लीजिए वो गवर्नर के जो रिलेटिव्स हैं, अगर उसने अपने पर्सनल स्लेव्स के साथ अगर बदतमीज़ी की, क्रुएल्टी दिखाया, तो उसके लिए इन लोगों को है ना एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होता है वो दिया गया। कहने का मतलब है ना एकदम लोगों के बीच उसको मारा गया, ताकि लोग देखें कि हाँ राजा जो है बहुत न्याय पसंद है, न्याय को पसंद करता है। तो न्याय के मामले में इसने एक्सट्रीम इम्पार्शलिटी रखा ताकि लोगों का भरोसा जीते, ठीक। अब अपने ही कोर्ट में किसी तरह का षड्यंत्र ना चलता रहे, इसलिए उसने स्पाइस को, जासूस को अपॉइंट किया अपने हर डिपार्टमेंट में, ठीक है, सारे के सारे डिपार्टमेंट में जासूस को अप्लाई है ना अपॉइंट किया, और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी का गठन किया,
इसने दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया मिलिट्री डिपार्टमेंट, मतलब दीवाने अर्ज़ को, जो समझ लीजिए कि मिलिट्री का खर्चा और बाकी सारा सामान वामान सब चीज़ को देखता है, वो डिपार्टमेंट इसने दोबारा इस्टेब्लिश किया। ठीक। और जितने भी अनफिट जो सोल्जर्स थे, है ना, जो ट्रूपर्स थे, जो लोग लड़ नहीं सकते लेकिन ज़िंदा हैं, उनको पेंशन देना स्टार्ट कर दिया। मतलब आर्मी की वैल्यू। अब आर्मी की वैल्यू मतलब आर्मी अपनी जान भी लगा देगा एक अपने राजा को जिताने के लिए। समझ रहे हो कितने दिमाग से चला और स्ट्रेंथ दिखाते हुए चला। ठीक है। जो डकैत उस टाइम पे क्या होता था ना कि इसके रेन के टाइम पे जो रोड्स थे ट्रेडर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए सेफ़ नहीं थे, बार बार चोरी होता था, डकैती होता था। तो रोबर्स और डकैत इस रीजन में बहुत उत्पात मचाए हुए थे। साथ में ना जो राजपूत ज़मींदार थे वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने में लगे हुए थे। ठीक है। और जो मेवातीस थे जो बार बार रेड मारा करते थे, आसपास के शहरों को लूट लिया करते थे, तो इन सब को दबाने के लिए उसने ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी अपनाया कि हम इससे कोई बातचीत करेंगे नहीं, तलवार उठाओ खून बहाओ, सीधा कहानी। ठीक है। फुल एकदम ढिस ढास, मारा गर्दन अलग कहानी, कोई बातचीत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, जितने भी राजपूत के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, जहाँ जहाँ से नया समझ लीजिए कि उनको वेपन्स या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता था, उन सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। जितने जंगल्स थे घने घने, है ना, उन जंगल्स को कट करके वहाँ पे जो अफ़गानी सोल्जर्स थे उनके कॉलोनीज़ को बसा दिया गया। अब समझ लीजिए कि किसी रीजन में उत्पात है, मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत ही ना अनस्टेबल रीजन रहा तो हमने आर्मी ही वहाँ लगा दी ना। तो ये तो हो गया छोटे लेवल पे, मतलब कह लीजिए कि एक हालांकि आर्मी का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर मान लीजिए पूरा का पूरा रीजन ही घोषित कर दें कि वहाँ सिर्फ आर्मी रहेगा, लोकल आदमी नहीं रहेगा, और जो लोकल रहेगा वो शांति से रहेगा, तो थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर का ही सिचुएशन समझ लीजिए। लेकिन उससे है ना, अभी क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है तो बहुत ज़्यादा लेवल क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन वो तो मोनार्क था बलबन, तो उसने क्या लेवल क्रॉस किया होगा, उसने जंगल काट के अफ़गान सोल्जर्स का कॉलोनी ही बसा दिया वहाँ पर कि हाँ बेटा जितने ज़मींदार हो आसपास उत्पात मचाओ, मचा के दिखाओ, जितने भी राजपूत हैं वहाँ पे, है ना, छोटे छोटे राजा, सब उत्पात मचा के दिखाओ, डकैत रॉबर सबको, है ना, कत्लेआम तरीके से मार दिया, तो रोड को पूरा कर दिया सेफ। ठीक। ज़मींदार जो थे जो आग उगल रहे थे उस टाइम पे उनको भी साफ़ कर दिया, राजपूत का कहानी ख़त्म कर दिया, और चोर डकैत का तो सफाया कर दिया, जिसकी वजह से रोड्स जो हैं, है ना, अब वो सेफ़ हो गए ट्रेडर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए। बलबन जो है, सॉरी बोरबोन निकल रहा था, देखिए बिस्किट का याद आ गया दिमाग में। खैर, जो बलबन है, माफ़ कीजिएगा, उसने एक मैग्निफिसेंट कोर्ट को, है ना, मेंटेन किया हुआ था, बहुत ही शानदार कोर्ट दरबार लगाता था। उसने अपने आप को सख्त दिखाने के लिए, ना, कि मैं सख्त लौंडा हूँ, उसने हंसना, जोक मारना, है ना, ये सारा चीज़ दरबार में मना कर दिया कि मैं कभी ज़िंदगी में हंसूंगा ही नहीं दरबार में। ठीक है। इसके अलावा जो शराब पीना था वो भी बंद कर दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगता था अगर मैंने जोक्स पे हंस दिया, मैंने जोक मारा, हंसी मजाक कर लिया लोगों के साथ, या किसी के साथ दारू पी ली, दोस्ती यारी ज़्यादा निभा दिया, तो इससे ये दिखेगा कि मैं वीक हूँ, है ना, मैं वल्नरेबल हूँ, लोग मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए हंसना ही छोड़ दिया भाई, कि मैं सख्त हूँ, मुझे हंसी आती ही नहीं, कहानी ख़त्म। तो सामने जो जोक मार रहा है वो भी डर जाएगा कि भाई किसके सामने जोक मार रहे हैं, क्या पता इसको बात बुरा लग जाए, सीधे साफ। ठीक है। इसके अलावा अपने आप को हायर दिखाने के लिए कि तुम जितने भी चीफ्स हो, जितने भी नोबल्स हो, जितने भी वसल्स हो मेरे, तुम मेरे नीचे हो, इसको दिखाने के लिए उसने कई सारे सेरेमनीज़ को इंस्टॉल किया, जैसे कि सिजदा और पैबोस। देखो, सिजदा मतलब आपको पता ही होगा, सजदा मतलब सर झुकाना किसी के सामने, पैबोस मतलब पैर, बोस मतलब किस करना, है ना, तो लोग आएंगे, सजदा करेंगे और राजा का पैर चूमेंगे। ठीक है। ये दो स्पेशल सेरेमनीज़ जो है इंस्टॉल कर दिया, और कई सारे सेरेमनीज़ लाया जो कि ईरानियन ओरिजिन के थे, और ये सारा सेरेमनी सिर्फ इसलिए था ताकि लोग जो हैं वो, अब मान लीजिए किसी के सामने सर झुका रहा है तो वही अंदर से पता होगा कि भाई इसके सामने ज़्यादा आग नहीं बोलने का, तो उसने ये इंसिस्ट किया कि जितने भी लोग हैं, जितने भी चीफ्स ऊपर, कितनों ऊपर हों, उनको मेरा पैर चूमना होगा, मैं, है ना, मेरे सामने सजदा करना होगा। हालांकि ये सारा चीज़ जो है
अनइस्लामिक था उस टाइम पे, क्योंकि ये एक मुस्लिम डायनेस्टी है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ का मान्य तो रहेगा। तो क्योंकि ये अनइस्लामिक था, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी ने अपोज नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे बलबन और जो दिल्ली की सल्तनत था वो उस पूरे एरिया में इकलौता इस्लामिक स्टेट रहा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सेंट्रल एशिया के जितने भी इस्लामिक स्टेट थे, सेंट्रल और वेस्ट एशिया के, वो सब मंगोल ने साफ़ कर दिया था। ख्वारिज़्म एम्पायर इतना बड़ा स्टेट नेस्त नाबूद कर दिया, एक एक सिटीज़ को इस तरीके से मंगोल्स ने तबाह किया, पूरा डीप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आबादी ही साफ़ कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत इकलौता इस्लामिक स्टेट था, तो बलबन ने अन इस्लामिक रूल्स लगाए, फिर भी किसी ने अपोज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में जितने मार्काट हुआ मुस्लिम स्टेट्स का, वहाँ से भागे हुए जितने भी लोग थे सब यहीं आकर के पनाह लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1286 के अराउंड बलबन का डेथ हो गया, और फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर से एक अलग स्ट्रगल स्टार्ट होता है और फिर अलग डायनेस्टी का शुरुआत होगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये होगा द मंगोल्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है, हमेशा इंडिया में जो अटैक हुआ है ना, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही हुआ है। ये जो रीजन है हमारा ना, गुजरात, राजस्थान, उस टाइम पे मान लीजिए कि ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन जो है, पूरा का पूरा बेल्ट जो है ना, यहाँ से जो 3 पासेस हैं आपको पता होगा, ठीक, जैसे एक खैबर पास है, ये सारा रीजन से जो है ना बार बार अटैक होता था। तो इंडिया हमेशा वल्नरेबल इसी रीजन से रहा है। तो इंडिया में कोई भी अगर एम्पायर अपना बचाए रखना चाहता तो उसको इस रीजन को सुरक्षित करने के लिए काबुल से कांधार तक वाया गजनी, है ना, गजनी होते हुए कांधार तक, इस पूरे रीजन पे उसको रूल चाहिए। हिंदू कुश का रीजन भी इंक्लूडिंग, क्योंकि हिंदू कुश का रीजन साइड से है तो उधर से भी फौज आ सकता है, उसके उस पार से भी। तो इस पूरे रीजन पे गजनी से कांधार तक, सॉरी काबुल से कांधार तक, गजनी होते हुए पूरा रीजन जो है, जिस भी एम्पायर के कंट्रोल में रहेगा इंडिया सुरक्षित रहेगा। आपको पता ही होगा बाद में हम लोग देखते हैं मुगल डायनेस्टी भी इसी तरीके से सुरक्षित करता अपने आप को। इसके अलावा जो अशोका के टाइम का जो हम लोग देखते हैं, जो अशोका रूलर थे, उन्होंने भी अपने आप को इन्वेजन से, है ना, उनका भी कोई इन्वेजन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पूरा का पूरा रीजन जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उसी के कंट्रोल में, ठीक। तो इंडिया को सेफ करने के लिए ये रीजन ज़रूरी था, ठीक, ताकि कोई इन्वेजन ना हो पाए। तो इस पे हमारा रूल होना ज़रूरी है। अगर आपके गेट पे गार्ड्स हैं तो इसका मतलब आपके घर पे हमला होना, मतलब घर के अंदर कोई चोर घुसेगा या कोई डकैत घुसेगा, कोई इन्वेडर घुसेगा ना, ये कम चांस होता है। गेट पे कोई नहीं तो अंदर पूरा आ जाएगा, ठीक। तो मंगोल्स ने ना क्या किया, हम लोगों ने देखा कि 1218 में, ठीक है, जब इल्तुतमिश जो है वो लाहौर को वापस अपने अंदर ले रहे थे, अपने साम्राज्य के अंदर, तो मंगोल्स ने ख्वारिज़्म एम्पायर को अटैक किया और साफ़ कर दिया, ठीक है। सारे के सारे जो सिटीज़ थे, जितने भी गांव थे, सबको साफ़ कर दिया। हुआ क्या था ना कि जो गेंगिस खान था, चंगेज़ खान जिसको हम लोग जानते हैं इंडिया में, वो ऐसा नहीं कि ख्वारिज़्म एम्पायर को लूटना चाह रहा था, वो एक ख्वारिज़्म एम्पायर के साथ ट्रेड, है ना, कह लीजिए कि एक शांतिपूर्वक वार्तालाप के थ्रू रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहता था। तो चंगेज़ खान का मानना था कि भाई कितनों कुछ हो जाए, हम जो राजदूत भेजते हैं, जो मैसेंजर भेजते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, उनको ना छेड़ा जाए, उनको ना मारा जाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर होते हैं, हमारा बात आप तक पहुंचाए होते हैं। लेकिन हुआ क्या ना कि जो चंगेज़ खान का जो इन्वॉय था, जो उसने भेजा ख्वारिज़्म एम्पायर के लिए, जो ख्वारिज़्म शाह थे, ख्वारिज़्म के जो हेड होते हैं, ख्वारिज़्म एम्पायर में जो राजा होता है उसको ख्वारिज़्म शाह कहते हैं। तो उसने क्या किया कि उसके इन्वॉइस को मार दिया। तो चंगेज़ खान को लग गया बुरा, है ना, भाई के ईगो को चोट लगा, और भाई जो है हुर्रे हुर्रे करते हुए आया घोड़े पे और फिर साफ़ कर दिया सबका पूरा का पूरा ख्वारिज़्म एम्पायर। और मंगोल इन्वेजन का मतलब ये था कि एक बकरी, एक, है ना, मुर्गी भी शहर में ना छूटे, इस तरीके से साफ़ होता है। किसी शहर के जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई टैलेंटेड आर्टिसन है जो कुछ ख़ास बना सकता है, उसको मिला लेते थे। जितने भी
मर्द औरत जो वर्क करने लायक होते थे उनको स्लेव बना लिया करते थे, बाकी सबको, बूढ़े बच्चे, मुर्गा मुर्गी जानवर, सबको साफ, पूरा का पूरा कल्चर ही साफ। जो सिटी है ना, समझ लीजिए 2000 साल से अपना मेंटेन किया हुआ था कल्चर, वो पूरा एक बार में साफ। मंगोल इन्वेजन मतलब ख़त्म। चंगेज़ खान अपने आप को, जो किंगिस खान है ना, वो अपने आप को है ना कहता था कि आई एम द स्कॉर्ज ऑफ द गॉड। कहने का मतलब ऊपर वाले का कहर हूँ। अगर तुमने कुछ गलत किया, अगर मैंने अटैक किया है तुम पे, तो इसका मतलब तुमने कुछ गलत किया होगा, तभी ऊपर वाले ने है ना मुझे भेजा तुम्हें मारने के लिए। तो मैं ऊपर वाले का समझ लो कहर हूँ, कोड़ा हूँ, जिससे है ना तुम शांत हो जाओगे। तो स्कॉर्ज ऑफ द गॉड अपने आप को बुलाता था और ऐसा ही करता था। वो जहाँ भी अटैक किया पूरा साफ, कहानी ख़त्म। एक मुर्गी तक नहीं छोड़ो कि मुर्गी भी वापस आके रिबेल करके हमको ना हराए, ऐसा कहानी। पूरा का पूरा आबादी ही साफ कर देता, गाँव शहर सब तबाह, कोई रीजन नहीं छोड़ता था। तो खारिज़्म एम्पायर को कर दिया पूरा का पूरा तरीके से इसने तबाह। ठीक, मंगोल्स आखिर ऐसा क्यों करते थे? मंगोल्स जो है ना वो बहुत शातिर थे। वो डर को वॉर का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते थे कि इस तरीके का है ना नुकसान कर दो कि कोई भी हमारे खिलाफ होने से पहले 100 बार सोचे। मतलब सिर्फ हमारे है ना हमारे खिलाफ जाने के बाद उनके क्या हाल होगा ये सोच के ही मर जाए, इस तरीके का टेरर वो फैला दिया करते थे। तो अभी मैंने जैसा जो कहानी बताया वो सब यहाँ है। ठीक है, तो मंगोल जो इन्वेजन होता था ना, अब क्योंकि कल्चर ही साफ, ऐसा अब उसके बाद उस शहर को वापस से इस्टेब्लिश होने में बड़ा दिक्कत होता था। तो ये जो ईरान का रीजन था ख्वारिज़्म एम्पायर के अंदर, जो पूरा का पूरा उसने तबाह कर दिया, उसी का एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। तो उसको वापस अपने उस लेवल तक आने में कई साल गुजर गए। ठीक, तो जो लॉस हुआ सो अलग, तो वापस कह सकते हैं कि रिकवर होने में सेंचुरीज बीत गए, है ना। तो मंगोल इन्वेजन मतलब टोटल तबाही भाई, एकदम गॉड ऑफ वॉर समझ लो यार। चंगेज़ खान को, मंगोलियन इन्वेजन्स को समझ लो कि ऐसा सेना की धूल तक उड़ा जाए भाई, धूल भी ना छोड़े तुम्हारे यहाँ कि तुम खेती करके दोबारा आ पाओ ऊपर, इस तरीके का लड़ाई। तो मंगोल इन्वेजन जो है वो इकोनॉमी और कल्चरल लाइफ को काफ़ी ज़ोरदार धक्का देता था, एकदम पीछे ही चला जाता था सिटीज़, और सेंचुरीज़ बिताना पड़ता था अपने वापस उस लेवल पे आने के लिए। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ ना कि कई सारे जो प्रिंसेस थे ना, स्कॉलर्स थे, थियोलॉजियंस थे ना, और जितने भी समझ लो कि पढ़े लिखे लोग थे, वो सब जो है उन सारे जो सेंट्रल वेस्ट एशिया के रीजन थे वहाँ से उड़ते उड़ते दिल्ली की तरफ आ गए। और दिल्ली में जो दिल्ली में आने के बाद, दिल्ली कहने का दिल्ली सल्तनत के रीजन्स में आए, रहने लगे और यहाँ के कल्चर को में ढल गए, और जो इंडियन कल्चर था उसमें एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, यहाँ के ही बन के रह गए। तो आखिर ख्वारिज़्म एम्पायर को तबाह किया मंगोल ने, इंडिया पे अटैक क्यों नहीं किया? अभी हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे। हुआ क्या कि 1221 में जब ख्वारिज़्म एम्पायर पे मंगोल का इन्वेजन हुआ, तो जो ख्वारिज़्म शाह था ना वो भाग लिया भाई, कैस्पियन सी के कोई आइलैंड में जाके दुबक के बैठ गया। लेकिन जो क्राउन प्रिंस था, ख्वारिज़्म का जो क्राउन प्रिंस था जलालुद्दीन, वो जो है वो लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद वो हारने के बाद वो भाग लिया। ठीक है, और इंडिया में आ गया। अब ये कमीना जो क्या ही बोले इसको, बताओ यार, ये उड़ता तीर को लेकर आ रहा है हमारी तरफ कि आ जाए, लग जाए इधर। तो ये ऐसा ही हुआ भाई, चंगेज़ खान उसका पीछा करते हुए इंडस है ना जो इंडस नदी है उसके किनारे तक आया भाई, और ये जो है इंडस पार कर चुका था। ठीक, मतलब जलालुद्दीन जो है इंडिया पार करके पंजाब के रीजन में घुस चुका था, और उसी का पीछा करते करते चंगेज़ खान अपने आर्मी के साथ इंडस नदी के किनारे तक पहुंचा हुआ था, और काफ़ी मंथ्स तक जो है वो वहीं पे लॉइटर करता रहा, काफ़ी महीने तक। ठीक, लेकिन इंडिया में इन्वेड नहीं किया। कुछ और कारण हुए जिसकी वजह से उसको वापस जाना पड़ा। जो ख्वारिज़्म एम्पायर का बचा कुछ रीजन था उसको उसने वापस क्या कहते हैं कि अपने कंट्रोल में लिया, और वापस फिर वो चाइना की तरफ ध्यान देने लगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ रिबेलियंस होने लगे। तो इंडिया में नहीं अटैक कर पाया। लेकिन अगर इंडिया पे अटैक करता तो क्या होता? अगर इंडिया पे अटैक करता तो इंडिया की मौत हो जाती, कल्चर के इंडिया की।
टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल डिवास्टेशन, और इतने बड़े लेवल पे जितना कि तुर्क लोगों ने भी नहीं किया। जैसे हम लोग महमूद गजनी, महमूद गौरी का जानते हैं कि कितना नुकसान किया उसने इंडियन कल्चर को इन लोगों ने, तो वो तो कुछ नहीं था। मंगोल इन्वेजन होता तो कुछ नहीं बचता, पूरा का पूरा गांव तक साफ कर जाता भाई। बोले मतलब इस लेवल का बर्बादी कि मिट्टी तक उठा के ले जाएगी, तुम दोबारा वहाँ पे कुछ उपजा ना पाओ। ये ऐसा नहीं इसको लिटरली ले लीजिए कि भाई सच में मिट्टी उठा उठा के ले जा रहा है, मतलब कहने का कि इस तरीके का बर्बादी कि आपको सदियों बितानी पड़ जाएगी फिर आपको वापस ठीक होने में, आपके कल्चर को ठीक होने में, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग भी ले गए, हट्टे कट्टे लोग भी ले गए, बचे कुचे सबको साफ कर दिया, कहानी ख़त्म हो गया। फिर अब क्या, अब एक दोबारा कोई 10, मान लीजिए 90% आबादी साफ़ कर दे, 10% बचा, अब उसको वापस 100% पुड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर इंडिया पे अटैक किया होता तो फिर तुर्क के जितने भी अटैक्स थे वो सब मिला के भी उसके एक अटैक पे फेल हो जाता, इतना नुकसान होता। इसका और भी कारण है कि उसने अटैक नहीं किया, उसके और भी हम लोग देखेंगे वजह। चंगेज़ खां इंदस नदी के ही किनारे पे घूमता रहा भाई, अंदर नहीं आया। इसका बहुत कारण था, वो डरा नहीं था, है ना, बल्कि बार बार इल्तुतमिश और उसके बीच इनवॉइस एक्सचेंज हो रहे थे, मैसेज ले आना जाना हो रहा था। तो इल्तुतमिश ने जो है वो मंगोल्स को, है ना, खुश भी किया हुआ था, अपीज़ कर दिया था। कैसे कि जलालुद्दीन जो है वो यहाँ पनाह पाने के लिए आया हुआ था और अपने मैसेंजर के द्वारा मैसेज पहुँचाया इल्तुतमिश को कि मुझे जो है ठीक इस रीजन में रहने दिया जाए ताकि मेरी जान बचे, हम पे अटैक हुआ। लेकिन इल्तुतमिश ने ये जो रिक्वेस्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया जलालुद्दीन के। तो इस वजह से मंगोल्स खुश भी थे, इसलिए बेमतलब का अटैक करना भी नहीं चाहे। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जो है वो ये जो रीजन था लाहौर का, लाहौर और मुल्तान वाला रीजन, ठीक है, इसको भी जीत लिया था, अपने अंदर मिला लिया था, है ना। तो कुबाचा जिस रीजन पे बैठा हुआ था, समझ लीजिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का रीजन, इन सबको उसने उस टाइम पे रिकवर कर लिया था। तो हुआ क्या कि एक स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस तैयार था मंगोल्स के खिलाफ। ठीक है, मंगोल्स इंटर करते, हराते, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरा अनचैलेंज रहते। ठीक है, अनचैलेंज तो रहते नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश ने वहाँ पे एक लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट किया हुआ था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की जो रिक्वेस्ट थी असाइलम के लिए वो मना कर दी। तो बेमतलब का चंगेज़ खां का ये मानना था कि जब तक आपने उंगली ना किया हो हम आपकी उंगली ना काटेंगे। ठीक है, ये सोच करके, है ना, जो है इसके अलावा जो बचे कुछ राज थे ख्वारिज़्म एम्पायर के, उसको भी जीतना था। और जो है चाइना का रीजन है वहाँ भी थोड़ा बहुत क्राइसिस स्टार्ट हो गया था, तो उसको भी दबाने के लिए चंगेज़ खां को वापस जाना पड़ा। मंगोल की जो आर्मी है वापस हो गई थी। ठीक, 1227 में चंगेज़ खां का डेथ हो जाता है, चाइना के ही मतलब उधर ही, इस साइड नहीं, चाइना के ही रीजन में उसका डेथ हो जाता है चंगेज़ खां का। और जो मंगोल एम्पायर है वो उसके बेटे के द्वारा, जितने बेटे थे वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं माइटी मंगोल एम्पायर को। ठीक, बटू खान के अंदर जो मंगोल्स थे वो पूरे के पूरे रशिया को जीत लेते हैं। 1240 तक जो है मंगोल्स जो हैं वो इराक और सीरिया के रीजन को जीतने में, लड़ाई करने में, है ना, व्यस्त थे, तो इंडिया पे उनका ध्यान गया ही नहीं। ठीक, 1241 में हम लोग देखते हैं जो तैर बहादुर है, माफ़ कीजिएगा ताई बहादुर लिख दिया गया, ताई थोड़ी है वो, एडिटर कमीने, ताई बहादुर लिखता है, वो ताई है, तैर बहादुर है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए तैर बहादुर है, आर लग जाएगा। तो जो तैर बहादुर है ना, वो मंगोल फोर्सेस का कमांडर है। तो मंगोल फोर्सेस का जो हेरात, गौर, गजनी, है ना, तोखारिस्तान का जो रीजन है, समझ लीजिए इस रीजन का जो मंगोल फोर्सेस है उसका वो कमांडर है। उसने क्या किया, अटैक किया, लाहौर को पूरा का पूरा साफ़ कर दिया, डीपॉपुलेटेड, मतलब पूरी की पूरी आबादी साफ़। हुआ क्या कि जब उसने अटैक किया, गवर्नर जो है वहाँ का वहाँ उड़ गया, गायब हो गया, साफ, है ना, शहर से ही गायब हो गया। तो कोई डिफेंड करने वाला बचा नहीं, पूरा का पूरा लाहौर को तबाह कर दिया इसने और अपने अंदर मिला लिया। इसके बाद मंगोल जो है 1245 में मुल्तान पे अटैक किया, लेकिन बलबन ने बहुत ही तेज़ी से फ़ौज को लेकर पहुंचा बलबन, और है ना एक कॉन्फ्लिक्ट, एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सिचुएशन ख़त्म हो गया। क्योंकि
ऐसा नहीं था कि मंगोल अपने पूरे फोर्स के साथ आए, है ना, इन्वेट किए हुए थे, है ना। छोटा मतलब एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर के इन्वेट किया था। अब जब डिफेंस ही नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा शहर जीत लेंगे। तो लाहौर के साथ यही हुआ कि गवर्नर भाग गया तो कोई डिफेंस ही नहीं रहा, तो पूरा का पूरा लाहौर को साफ़ कर दिया उन्होंने। लेकिन जैसे मुल्तान पे अटैक हुआ, है ना, मतलब पता चला होगा कि मुल्तान की तरफ सेना बढ़ रही है मंगोल की, तो बलबन जो है एकदम तेज़ी में पहुंचा अपना फौज लेके। छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फिर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गया, बलबन ने इस रीजन को मेंटेन कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि ये जो इमादुद्दीन रेहान है, ठीक है, इससे डील करते वक्त जब बलबन इधर बिजी था, मंगोल्स ने लाहौर और मुल्तान दोनों रीजन को कैप्चर कर लिया। बलबन ने मंगोल से लड़ाई की, छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल का लड़ाई, पूरा का पूरा सेना लेकर के, मंगोलियंस का नहीं बल्कि, है ना, एक छोटा सा लड़ाई, बहुत ख़तरनाक लड़ाई नहीं, लेकिन फिर भी मंगोल से लड़ाई की और मंगोल्स को हराया भी बलबन ने, ठीक है। तो बलबन ने क्या किया, मंगोल्स के साथ लड़ाई की और हराने के बाद मुल्तान को वापस अपने अंदर मिला लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि मुल्तान जीत के जैसे ही वापस आता फिर मुल्तान पे ख़तरा मंडराते रहता। तो इस वजह से क्या हुआ कि मंगोल का प्रेशर इस मुल्तान के रीजन पे लगातार बरकरार रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो दिल्ली का जो बॉर्डर था ना, दिल्ली सल्तनत का बॉर्डर जो था नॉर्थ वेस्ट में, वो झेलम नदी से, है ना, हट करके 20 तक पहुंच गया। जो पहले झेलम नदी तक था वो 20 तक आ गया, ठीक। बलबन ने इस चीज़ को, है ना, यहाँ पे अपने प्रेजेंस को, अपने रूल को मेंटेन करने के लिए जो तबरहिंडा का फोर्ट्स था, सुनाम का फोर्ट था, समाना का फोर्ट था, किला था ना, इन सब को रिपेयर करवाया और वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दिया, मतलब फ़ौज रख दिया ताकि जो है मंगोल इन्वेजन ज़्यादा अंदर तक ना हो पाए, ठीक। इसके अलावा बलबन और जो हलाकू था ना, ईरान, जो ईरानियन रीजन का जो खान था, मतलब ईरानियन रीजन पे जो गंगिस खान के जिस बेटे का रोल था, ठीक। तो हलाकू और बलबन के बीच में इनवॉइस एक्सचेंज हुए ना, बातचीत तय हुई, ठीक। बलबन इस चीज़ पे एग्री कर गया कि जो पंजाब का एक बड़ा सा हिस्सा होगा वो मंगोल के कंट्रोल में रहेगा, और मंगोल इस चीज़ पे एग्री कर गए कि हम दिल्ली पे कोई भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन वो मंगोलियन है, वो रेड्स करते हैं। तो बलबन को, है ना, हर साल, मान लीजिए हर साल जो है एक्सपीडिशंस करना पड़ता था इस रीजन में, ताकि मंगोल्स को, है ना, चेक में रखा जा सके, मतलब उनको चेक किया जाता रहे, है ना। उनके रेड्स को अगर आप चेक नहीं कीजिएगा, उनके रेड्स को अगर कन्फ्रंट नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा अंदर आते चले जाएंगे। तो इसलिए उसको जो है बलबन को हर साल एक्सपीडिशन करना पड़ता था इस रीजन में, ठीक। इसी चक्कर में जो मुल्तान को जब, है ना, डिफेंड कर रहा था सल्तनत के आर्मी, तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा था बलबन का, जो कि युवराज भी था, आयर अपरेंट था, प्रिंस महमूद, उसका डेथ हो गया इसी मुल्तान को सेव करते करते वक्त, ठीक है। तो ये सारा इन्वेजन जो था मंगोल का वो बलबन के टाइम का था। अभी हम लोग देखें कि 1292 में, है ना, जो हलाकू, जो कि मंगोल टू खान था ईरान के रीजन का, उसका जो, है ना, पोता था अब्दुल्ला, उसने अटैक किया, है ना, एक बड़ी आर्मी लेकर के इंडिया पे अटैक किया, और जो जलालुद्दीन खिलजी था, है ना, इसने उसे हरा दिया। कहाँ हराया, तो जो टबरहिंडा का लाइन था, मतलब बलबन ने टबरहिंडा और ये सुनामी सब फोर्ट्स का जो लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट किया था, वहीं पे जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो मंगोल के जो आर्मी था अब्दुल्ला के अंदर, उसको हरा दिया। और मंगोल ने हार के बाद शांति की प्रस्तावना रखा, तो इसके बदले 4000 मंगोल जो थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया और दिल्ली में सेटल हो गए, है ना, एज ए मुस्लिम्स दिल्ली में सेटल हो गए। तो ऐसा नहीं कि यहीं तक रुक गया, ठीक, क्योंकि कई सारे खान जो खैनेट थे उसमें बटे हुए थे। जो मंगोल एम्पायर था वो बटा हुआ था कई सारे खानेट के अंदर। तो ये तो था जो, है ना, ईरान के रीजन के जितने भी मंगोल टू खान्स थे उसकी कहानी। इसके अलावा जो चगटाई मंगोल्स थे, जो कि मंगोल टू खान्स के राइवल थे और ट्रांस ऑक्शियाना के रीजन में रूल कर रहे थे, मतलब ईरान के अपर रीजन में रूल कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। इसका जो रूलर था दवा खान, क्योंकि ये मंगोल टू खान्स को हरा करके उसका पूरा का पूरा रीजन नहीं हथिया सकता था, तो उसने क्या किया, कई सारे कैंपेन्स, है ना, कई सारे रेड्स 1297 से लेकर के, है ना, दिल्ली की तरफ अटैक कई बार किया,
ठीक है। 1299 में एक लार्ज मंगोल फोर्स, दवा खान के बेटा जो कुतलक ख्वाजा था ना, उसके अंदर एक लार्ज मंगोल फोर्स के साथ वो आया और दिल्ली को इन्वेड कर दिया। इस टाइम पे दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के है ना बाहरी एरिया में लड़ाई किया और फिर हरा दिया। इंडियन आर्मी ने जो मंगोलियन आर्मीज था उसको हरा दिया। हालांकि दिल्ली सल्तनत ने अपने आप को डिफेंड कर लिया, लेकिन ज़फ़र खान जो कि एक जनरल था, बहुत फेमस जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका डेथ हो गया। ठीक, लेकिन इतना ना मारकाट हुआ जिसको देख करके और इस डिफेंस को देख करके मंगोल्स ने क्या किया कि फुल स्केल लड़ाई से हाथ पीछे कर ले कि हम भाई पूरा का पूरा अटैक नहीं करेंगे, नहीं तो मारकाट हो जाएगा, हम जीतेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस हार को कबूल किया और फिर अपने बची कुची आर्मी के साथ वो वापस हो गया कुतलुक ख्वाजा। इतने पे नहीं रुका, 1303 में मंगोल्स दोबारा आए, दोबारा एक आर्मी को लेकर के आया। लेकिन इस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी जो था वो राजपूताना में बिजी था, उनको दबारा था राजपूत रूलर्स को। तुरंत अलाउद्दीन खिलजी जो है वहाँ से उड़ते उड़ते आया और सीरी का जो फोर्ट था, जो कैपिटल था सीरी उसका, ठीक है, वहाँ पर आकर के अपना डेरा जमा लिया। दोनों आर्मीज़ ने एक दूसरे के सामने कैंप लगाया, ठीक है, और 2 मंथ तक वहीं पे कैंप लगा रहा। ठीक है, छोटे मोटे स्कर्मिशेस होते थे। मान लीजिए रात में कुछ फौज का ग्रुप उधर से आया, इधर हमला किया, इधर का उधर गया, तो ये स्कर्मिशेस से बीच बीच में झगड़ा समझ लिया है। अब इसलिए 2 आर्मी आमने सामने है, लड़ाई नहीं हो रही, यही बहुत बड़ी बात है। तो छोटे मोटे स्कर्मिशेस डेली बेसिस पे होती थी, लेकिन एक फुल ऑन जो बैटल है, फुल स्केल बैटल, वो नहीं हुआ और फिर मंगोल जो है दोबारा वापस हो लिए। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी आर्मी रेज़ की हुई थी, ठीक है, काफ़ी एफिशिएंट आर्मी थी, काफ़ी ट्रेंड आर्मी थी, ठीक है। इसके अलावा जो बीस था ना, जो बीस रिवर है, उसके आसपास का जितना भी फोर्टेस था उसको रिपेयर किया और जितने भी मंगोल इन्वेजन्स हुए हैं उसे मारकाट मचाने में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी ना। काफ़ी तबाही के साथ मंगोल इन्वेजन्स को रिपेल किया। जब ये आर्मी, इसने लार्ज आर्मी बना ली उसके बाद की बात है, पहले की नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या, मंगोल्स थोड़ा बहुत अटैक करने पे भी, रेड करने पे भी डरने लगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि 1306 में दवा खान का डेथ होता है और उसका डेथ के साथ एक सिविल वॉर जो है मंगोल एम्पायर में स्टार्ट हो जाता है। और अब मंगोल जो है उतने दमदार रहे नहीं, तो मंगोल जो हैं अब इंडिया के लिए ख़तरा नहीं रहे। बहुत साल बाद हम लोग देखते हैं कि एक नया कॉन्करर पैदा होता है, तिमूर, जो कि मंगोल्स को यूनिफाई करता है और फिर दिल्ली पर अटैक करता है और दिल्ली को जीत ले जाता है कई साल बाद, ठीक है। उसकी भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जब इस बीच जो सिविल वार हो रहा है, मंगोल्स के बीच में जो सिविल वार हो रहा है, कन्फ्यूजन का दौर कि कौन राजा बनेगा, इस बीच दिल्ली के जो रूलर्स हैं वो अक्लमंदी दिखाते हैं और है ना अटैक कर करके लाहौर और जो सॉल्ट रेंजेस और रिवर इंदस तक का जो रेंज है पूरा का पूरा अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, जो कि पहले किसके कब्ज़े में था, मंगोल्स के। तो रिवर इंदस तक जो है वो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य फैला लेते हैं, जो मंगोलियन जो सिविल वार है मंगोल एम्पायर में, उसका फ़ायदा उठाते हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, वही जो शुरू में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना है, इंटरनल रिबेलियंस एंड द स्ट्रगल फॉर द टेरिटोरियल कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को अपने टेरिटरी को कंसोलिडेट करने के लिए है ना क्या क्या करना पड़ा, किन किन रिबेलियंस को दबाना पड़ा, कैसे वो स्ट्रगल किए, उसको ओवरऑल यहाँ पे स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो कि ये प्रॉब्लम उठाई क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री था, तो इसके ना एक बड़े पार्ट को रूल करने के लिए एक जगह से रूल हो पाए, एक सेंटर से रूल हो पाए, ये पॉसिबल नहीं था। तो कई सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स बनाने पड़ते थे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाने के लिए उनको काफ़ी ऑटोनॉमी देना पड़ता था कि आप आज़ाद हैं कि ये फैसले लेने के लिए। फ़ोन पे तो बात होगा नहीं, कि उस टाइम फ़ोन था नहीं कि फ़ोन किए, जो प्रॉब्लम था वो डिस्कस किए और जो राजा था उसने आदेश दिया, उसने सबसे पालन हुआ, ठीक है। तो ये खबर आने जाने का काफ़ी दिन गुजर जाएगा, तो इसलिए उनको ऑटोनॉमी दिया गया कि आप वहाँ पे वो फैसला ले सकते थे, ठीक। इसके अलावा छोटी मोटी वो आर्मी भी रख सकते थे अगर कोई रिबेलियन होगा तो उसको दबाने के लिए।
तो इतनी आज़ादी उनको दी गई थी। इसके अलावा जो लोकल सेंटिमेंट्स था काफ़ी मजबूत था, क्योंकि वो जो टर्किश लोग थे उनको बाहरी मानते थे, उनको अपना रूलर माने ही नहीं थे। तो बार बार क्या होता था कि जो चीफ्स हुआ करते थे, गवर्नर्स हुआ करते थे, जो ज़मींदार हुआ करते थे, वो इन्हीं सब चीज़ को भड़का दिया करते थे कि ये तो बाहरी है। इसके अलावा देखिए रीजनल सेंटिमेंट्स के अलावा रिलीजन का भी बात आ जाता था कि ये तो मुस्लिम है भाई, मुस्लिम बोल के जितने भी हिंदू सिविलियंस हुआ करते थे उनको एक साथ कर लेते थे और फिर रिबेलियन स्टार्ट हो जाता था और दिल्ली के रूल को अपोज करके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया करते थे। तो ये बार बार चलता ही रहता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इवास ने गियासुद्दीन सुल्तान का टाइटल ले लिया। अब सब कंफ्यूज है कि भाई रियल रूलर है कि गियासुद्दीन, मतलब ये गियासुद्दीन ही तो नहीं है। गियासुद्दीन जो है ऑब्वियसली एक पावरफुल सुल्तान का नाम है। हम लोग देखते हैं गियासुद्दीन बलबन भी नाम आता है बाद में, है ना। ये इल्तुतमिश के टाइम का बात है इवाज़ का। तो इवाज़ ने अपना नाम, मुझे अपना जो टाइटल है वो गियासुद्दीन सुल्तान रख लिया। अब सुल्तान रख लिया तो भाई ये सच में सुल्तान होगा, और फिर बंगाल के रीजन पे राज करने लगा। रूल करते करते इवाज़ ने अपनी अथॉरिटी जो है वो बंगाल तक, बिहार तक बढ़ा ली। बिहार से अलावा उसने क्या किया कि अपना रूल जाजनगर, तिरहुत जो कि नॉर्थ बंगाल का रीजन है, ठीक है, जाजनगर उड़ीसा का रीजन कहा जाता है, बांग जो कि ईस्ट बंगाल का रीजन है, और जमरूप असम, यहाँ तक के लोगों से, मतलब यहाँ तक के रूलर से उसने ट्रिब्यूट मंगाना, ट्रिब्यूट जमा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब काफ़ी फैला हुआ बिजनेस समझ लीजिए, काफ़ी अपना जो एम्पायर है उसने एक्सटेंड कर दिया, एक झूठा राजा समझ लीजिए, है ना। 1225 मैंने पहले ही बताया कि इल्तुतमिश जब अपना फ़ौज लेकर आया तो इसने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, और जैसे इल्तुतमिश गया दोबारा अपना इंडिपेंडेंस, है ना, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। बाद में हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश का बेटा एक फ़ौज लेकर आता है जो कि उस टाइम पे अवध का गवर्नर था, ठीक है। वो लेकर अपना फ़ौज लेकर आता है, इवाज़ को हराता है और मारता है, मार के साफ कर देता है एक बैटल में, ठीक। हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश के डेथ के बाद जो बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, वो कभी कभी सबमिट करे और कभी कभी इंडिपेंडेंट हो जाए, ये कन्वीनियंस के हिसाब से। जब उनको देखे कि हाँ भाई यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग जो है अटैक हो सकता है हम पे, तो अपने आप को सबमिट कर दे। जैसे ही देखे कि यार तो कोई ढीला ढाला सा है गवर्नर है, फटाक से इस पूरे रीजन के जितने भी गवर्नर्स हुआ करते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया करते थे। तो अपना जो ना कंफर्टेबल जोन है उसके हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग अपने आप को सबमिट कर देते थे या अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। तो ये रीजन था बंगाल का, ठीक है। लेकिन बिहार जो था, बिहार जो है लखनौती के जो रूलर्स थे, सेना रूलर्स थे, उसी के अंडर रहा। कई सारे इंडिपेंडेंट गवर्नर्स जो थे, है ना, वो ट्राई किए, लेकिन ये जो अवध और बिहार का रीजन, बिहार के बीच का जो रीजन था उसको अपने कंट्रोल में लगातार काफ़ी दिनों तक नहीं रख पाए, कितनी भी कोशिश कर ली है, ठीक। ये जो इंडिपेंडेंट गवर्नर्स हैं इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ अवध और बिहार के रीजन को ही कंट्रोल किया, मतलब उसी पे अटैक करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, बल्कि वो जो साउथ बंगाल का रीजन है, उड़ीसा का रीजन है, असम का रीजन है, साउथ बंगाल के रीजन को राधा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये तीनों रीजन को भी अपने अंदर मिलाने की कोशिश की, जितने भी इंडिपेंडेंट गवर्नर्स थे आसपास के वो सब, लेकिन सारा का सारा अटैम्प्ट फेल हो गया। 1244 में हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा का जो रूलर है उसने मुस्लिम फोर्सेस को लखनौती के पास एकदम भारी, है ना, बेइज्जती वाला हार थमा दिया कि आ रहा है, आजा आजा, ये ले बेइज्जती, मुंह पे मारा, बेइज्जती, चल दफा हो जाए, यहाँ से हरा दिया उड़ीसा के रूलर ने। इसके बाद भी कई सारे जो मुस्लिम फोर्सेस थे उन्होंने अटैक किया उड़ीसा के कैपिटल जाजनगर पे, लेकिन सारा का सारा अटैक जो है फेल हो गया, मिला नहीं पाया उड़ीसा को अपने अंदर, ठीक। गवर्नर ऑफ बंगाल जो था तुगरिल, है ना, एक गवर्नर था बंगाल का, है ना, उसने बलबन को सबमिट किया था, लेकिन बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो इस वजह से बलबन को गुस्सा आया, बलबन ने जो है 1280 में इसको खदेड़ने के बाद इसको मार दिया। यहाँ तक कि उसकी जो फैमिली और जो फॉलोअर्स थे तुगरिल्स के, उनको भी बहुत, है ना, खतरनाक पनिशमेंट दिया, बेइज्जती वाला पनिशमेंट दिया, ठीक, ताकि कोई दोबारा वापस कोशिश ना करे रिबेलियन का। बलबन के डेथ के बाद जो उसका बेटा था बगरा खान, ठीक है, बगरा खान जो है वो बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था बलबन के द्वारा जीत के बाद,
ठीक है। तो उसने ये फैसला लिया कि हम भाई दिल्ली का थ्रोन लेंगे ही नहीं, हम बंगाल में ही मस्त हैं, ठीक है। तो बंगाल को ही रूल करता रहा, दिल्ली के थ्रोन पे बैठने की कोशिश ही नहीं किया। अपने आप को इंडिपेंडेंस भी घोषित कर दिया, क्योंकि ओबियसली वो राजा था वहाँ का, तो कुछ भी घोषित कर सकता था। अपने आप को राजा भी घोषित कर दिया कि बंगाल के हम रूलर हैं, बंगाल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दिल्ली की है ना, दिल्ली एम्पायर के अंदर नहीं आता है। और वहाँ से वो ऑलमोस्ट 40 साल तक बंगाल पे रूल करता रहा। अब देखिए क्या हुआ, बिहार और बंगाल जो है वो दिल्ली के कंट्रोल से बाहर रहा, पंजाब जो है मंगोल्स के अंदर चला गया। तो जो टर्किश रूल था गंगा दोआब में वो फुल्ली सिक्योर नहीं था। तो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत जो है इस टाइम पे चरमराया हुआ था, डगमगाया हुआ था। जो कटेरिया राजपूत थे ना, उनका जो कैपिटल था वो अयचित्तारा था, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्स थे, इनको हराना बहुत ही मुश्किल, डेडली, मतलब समझ लीजिए कि ये राजा थे, डेडली एकदम कॉम्बिनेशन, समझ रहे, ये राजा ऊपर से राजपूत, डेडली कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स थे, इनको हराना आसान नहीं था। ये बार बार जो है कोई भी छोटा मोटा स्टेट हरा नहीं सकता था। तो हुआ क्या कि बार बार आसपास के स्टेट पे रेड करते थे और उसको लूट लिया करते थे। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा उग्र हो गए थे कि जो ये जो कटरिया आर्मीज थे उसने बुदौन जो है, बुदायूं जो रीजन था, जो सिटी था, टाउन था, उसको भी लूटा, उसको भी रेड कर दिया। जैसे ही रेड हुआ है ना, तो ऑब्वियसली जो दिल्ली सल्तनत है उसका पिलर हिल गया होगा कि भाई इतना हिम्मत, हमारी सिटी पे हमला। बलबन जो है जब वो राजा बना, उसने कटेरियाज को है ना, कटेरियाज को अटैक किया और फुल स्केल सफाया, मैसेकर मचा दिया, पूरा लूटपाट मचा दिया और पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिपॉपुलेट कर दिया, साफ कर दिया। एक आबादी नहीं छोड़ा, मच्छर तक नहीं छोड़ा वहाँ पे, ठीक है। आसपास के जंगल्स को काट कर दिया गया और रोड्स बनाए गए ताकि कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। दोबारा रिबेलियन होगा, दोबारा फौज लेके आएंगे सबको मारने के लिए, ठीक है। ज़ियाउद्दीन जो बरानी है, जो कि पहले ही बता दिया, तुगलक के टाइम के हिस्टोरियन हैं, उन्होंने रिकॉर्ड किया कि इसके बाद से, जब से बलबन ने अटैक किया इस रीजन पे, तब के बाद से जो बरन है, अमरोहा है, संभल है और जो कटिहार का जो इकताज़ है, रीजन्स हैं ना, फीफडम समझ लीजिए एक तरह से, वो सारे रीजन उसके बाद एकदम सेफ और किसी परेशानी से परमानेंटली फ्री कर दिया गया। मतलब आप सोचिए, परमानेंटली फ्री समझ रहे हैं कि किसी तरह का आबादी छोड़ा ही नहीं है, तो अब खतरा क्या होगा आसपास के रीजन पे। तो बुदौन को पूरा सेफ कर दिया है ना, ये सारा का सारा जो इकताज़ थे, बरन, अमरोहा, संभल और कटिहार, उसको भी सेफ कर दिया, ठीक। ये तो हुआ इस रीजन की बात। जो ईस्टर्न राजस्थान था, ईस्टर्न राजस्थान जो है वो एक टाइम पे चौहान्स के द्वारा रूल किया जा रहा था, चौहान फैमिली के द्वारा, और अभी भी जो है बहुत सारा रीजन चौहान फैमिलीज ही इस रीजन में रूल कर रहे थे। हालांकि बहुत सारे जो फोर्ट्स थे और जो सिटीज़ थे वो मुस्लिम डायनेस्टी जो था है ना, ममलूक डायनेस्टी, उसके अंदर, उसके कंट्रोल में आ गया था, लेकिन फिर भी कई सारे रीजन पे जो चौहान फैमिलीज़ थे, पृथ्वीराज चौहान की समझ लीजिए डिसेंडेंट्स, उनका ही रूल था। कितनों कोशिश हो गया, लेकिन पूरा का पूरा जो रीजन था है ना, ये ईस्टर्न राजस्थान का पूरा दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में कभी भी नहीं आया। इन रीजन्स में जो राजपूत थे ना, उन्होंने काफ़ी सारे प्रिंसिपैलिटीज़ को, सिटीज़ को है ना, तुर्क से वापस छीन लिया था लड़ाई करके, क्योंकि बीच में वीक हो गया था है ना, ऐबक के डेथ के बाद इल्तुतमिश के रेन के बीच में, इसके अलावा इल्तुतमिश से लेकर के बलबन के रेन के बीच में काफ़ी वीक हो गया था दिल्ली सल्तनत। तो इस वजह से इस बीच में जितने भी राजपूत थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा नंबर में सिटीज़, प्रिंसिपैलिटीज़ जो है लड़ करके अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश धीरे धीरे इन रीजन्स को क्या करता है, रिकवर कर लेता है। हालांकि गुजरात और मालवा के रीजन को रिकवर करना का जो एक्सपीडिशंस था, जो चाहत था, उसका हो गया फेल। चालुक्यास जो हैं वो उसने हरा दिया, तो वापस आना पड़ा मुस्लिम फोर्सेस को। इसके अलावा जो परमर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो वो भी उन्होंने ही लात मार के निकाल दिया तुर्क्स को अपने रीजन से, ठीक। लेकिन इल्तुतमिश जो है उसने मेवात, मालवा और
जो उज्जैन है उसको प्लंडर किया। इसके अलावा रायसीना के रीजन को भी लूटा। उसका जो जनरल था उसने बुंडी को भी लूटा। तो मतलब ठीक है, हम अगर जीत नहीं सकते, मतलब हम रूल नहीं कर सकते तुम पे कि हम जीत के जाएंगे तुम फिर रिबेलियन करोगे, तो ठीक है हम रीजन्स, आसपास के रीजन सबको लूट लेंगे। तो लूट लिया, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है उसकी कहानी। ईस्ट में हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश ने बरियाना को, है ना, और ग्वालियर को रिकवर कर लिया, लेकिन बघेलखंड तक अपना रूल नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि बघेलखंड के जो राजपूत रूलर्स थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे। उन्होंने मुस्लिम रूलर्स के अटैक को ना रिपल कर दिया, ना डरा धमका के वापस कर दिया, ठीक। मेवात के जो भट्टी राजपूत थे, है ना, उसने आइसोलेट कर लिया बयानों को और अपना जो एम्पायर का जो पावर है वो दिल्ली के बाहरी एरिया तक पहुंचा दिया, ठीक। तो हुआ क्या ना कि आप इसको ऐसे समझिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके अंदर बहुत सारे रीजन्स थे, वो ख़त्म हुआ और रीजन्स अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए। फिर इल्तुतमिश आया, उसमें से बहुत सारे रीजन रिकवर किया। फिर इल्तुतमिश ख़त्म, फिर ये सारे इंडिपेंडेंट हो गए। फिर बलबन आया, मार काट के सबको फिर अपने में मिलाया। तो ये ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होता रहा, लगातार स्ट्रगल चलता रहा अपने पूरे टेरिटरी को कंसोलिडेट करने के लिए, है ना। ये अटेम्प्ट कौन ले रहा था? सारा का सारा मुस्लिम डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, स्पेशली जो ममलूक डायनेस्टी है उनके जितने रूलर्स थे, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि बलबन जो है वो रणथंभौर को कॉन्कर करने की कोशिश किया, ग्वालियर को भी रिकवर करने की कोशिश किया, लेकिन फेल हो गया, हार गया। लेकिन मेवात को उसने, है ना, बड़ी बेरहमी के साथ अपने किंगडम के अंदर मिला लिया। अब देखिए कि बलबन बेचारा, उसका एक बेटा जो है वो मर गया लड़ाई में, जिसका राजा आर्यप्रेन था, जो राजा बनता। दूसरा बेटा जो है वो बंगाल में ही राज करने चाहा, गया ही नहीं वापस। तो इस चक्कर में क्या हुआ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है दिल्ली के गद्दी पे, और फिर हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे कि उसके बाद क्या कहानी होता है, ठीक। तो ये जो अभी जितने भी रीजन्स को रिकवर करने की कोशिश फेल हो रही थी, बहुत सारे रीजन्स को रिकवर भी कर लिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है उसमें। इसके अलावा वहीं पे जो ईस्टर्न पार्ट है ना, उन सारे रीजन्स में, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट नहीं कह रहे हैं, है ना, मतलब जो राजस्थान के इधर देख लीजिए जो ईस्टर्न पार्ट है, थोड़ा पीछे की तरफ जो ईस्टर्न राजस्थान कह लीजिए, वो सारा रीजन को की बात करें तो उसमें कई सारे जो रीजन्स है उसको रिकवर किया। बहुत सारे रीजन्स को रिकवर करने के चक्कर में हारा भी। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच, इन सारे, है ना, कैप्चर रिकैप्चर के बीच, है ना, अजमेर और जो नगर का रीजन था, ठीक है, ये नगौर का, ये दिल्ली के कंट्रोल में हमेशा रहा, ये खोया नहीं कभी, ठीक। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, मंगोल इन्वेजन्स को, है ना, रिपेल कर देना, इसके अलावा टेरिटरी को कंसोलिडेट करना, ठीक है, गंगा दोआब रीजन में और आसपास के रीजन में। इसके अलावा जो ईस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है इंडिया का, उन सारे रीजन्स को कंट्रोल करना, ये सारा का सारा जो स्टेप्स था वो अपने लिए स्टेप नहीं था, बल्कि ये स्टेप था आगे का जो एक्सपीडिशंस होने वाला है ना दिल्ली सल्तनत के द्वारा, मतलब वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में अपना जो एक्सपेंशन होगा दिल्ली सल्तनत का, उसका रास्ता खोल देता है। कहने का मतलब ममलूक डायनेस्टी ने क्या किया कि एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ठीक है, अपने पूरे टेरिटरी को कंसोलिडेटेड रखा, लुटने नहीं दिया। तो ये सारा चीज़ जो हुआ ना, ये सारा चीज़ एक रास्ता बनाया ताकि दिल्ली सल्तनत में जो अगले जो रूलर्स आ रहे हैं वो इंडिया के और डीप में मतलब रूल इस्टेब्लिश कर लें, जैसे कि वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, दिल्ली है, इन सारे रीजन में रूल इस्टेब्लिश करने के बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन के रीजन को भी अपने कंट्रोल में ले आता है। तो देखिए इन सारी चीज़ों में हम लोग देख रहे हैं कि मंगोल जो है सबको हरा रहा है, फिर इंडिया में क्यों हरा? देखिए बहुत सारे रीजन। एक तो जिस टाइम पे कड़ाके का, है ना, इन्वेजन चल रहा था चंगेज़ खां के अंदर, वो इन्वेजन में दम बचा नहीं, क्योंकि चंगेज़ खां ख़त्म हो गया, सारे जो उसके बेटे थे अलग अलग हो गए,
हालांकि स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, लेकिन फिर भी चंगेज़ खां के बराबरी के नहीं थे। ठीक है, तो चंगेज़ खां इंडिया में नहीं अटैक किया, उसके कई सारे कारण रहे, लेकिन चंगेज़ खां के बाद जो उनके बेटे पोते इन लोगों ने अटैक किया, उसको हरा दिया इंडियन सुल्तान्स ने। उसका रीज़न ये था कि धीरे धीरे जो इंडियन सुल्तान्स थे वो मंगोल के टैक्टिक्स को समझ लिए थे कि उनका वारफेयर करने का तरीका क्या है। इसके अलावा कई सारे मंगोल्स जो हैं, है ना, वो इनके भी पार्ट में आके मिल चुके थे, तो लड़ाई मतलब उनके पैटर्न को समझना, है ना, बहुत आसान था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत के बाद के रूलर्स थे, बलबंस, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये सारे जो हैं कई बार मंगोल के आर्मीज़ को हरा दिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। खैर, तो खैर इस चैप्टर में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे हम लोग जो दिल्ली सल्तनत का सेकंड पार्ट है, और बाकी सारे डायनेस्टीज़ को हम लोग नेक्स्ट के वीडियोज़ में देखते जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो, और पढ़ते रहिए, मज़ा करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।